भी खड़े हुए हैं। जो किसान देश का पेट भरता है वो अपना पेट तो भर ही सकता है ना, और यही चीज़ यहाँ पर हमने भी देखी है। बाहर आपने देखा होगा कि किसान लंगर कर रहे थे, और यहाँ पर देखिए जो लंगर का इंतज़ाम होता है वो किस तरह से होता है। दवाइयाँ आपको यहाँ पर रखी हुई दिखेंगी और बाकायदा मेडिकल कैंप यहाँ पर बनाया गया है। पत्रकार होने के नाते आए दिन मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि जो किसानों का धरना चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो कब ख़त्म होगा। जवाब मेरे पास भी नहीं होता, लेकिन तमाम कोशिशें मेरी रहती हैं कि किसानों से उनकी बात जान पाऊं। अभी हम सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर तमाम किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। हम काफ़ी दूर से पैदल चलते हुए आए हैं और यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में किसान मौजूद हैं। और किसान समझ रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ये नहीं समझ रहे हैं। ये बोलते हैं हम इसको अमेंडमेंट कर देते हैं, तो अमेंडमेंट क्यों करना है, जो है ही खराब है इसको। किसान आंदोलन को शुरू हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक समाधान नहीं निकला। सितंबर के महीने में पास हुआ ये कृषि बिल सरकार के लिए गले की फांस साबित होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। किसानों ने लगभग पूरी दिल्ली को जाम कर दिया है। दिल्ली के 7 बॉर्डर बंद हैं क्योंकि किसान सड़कों पर हैं। कुछ दिनों में पड़ोसी राज्यों से और किसान भी आएंगे इस आंदोलन में हिस्सा लेने। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, औचंदी बॉर्डर, प्याऊ मनियारी, मंगेश बॉर्डर, झड़ौदा बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, इन 7 में से 6 बॉर्डर दिल्ली को हरियाणा से जोड़ते हैं, जबकि चिल्ला बॉर्डर दिल्ली को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा और फिर लखनऊ से जोड़ता है। ग्लोबल मीडिया की माने तो 26 नवंबर को शुरू हुए इस आंदोलन में अब तक 25 करोड़ लोगों ने अपना समर्थन दिया है। कृषि में देश का लगभग आधा कार्यबल लगता है, लेकिन देश की जीडीपी में इसका योगदान केवल 6वें भाग के बराबर है। अब हमें ये समझना है कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन क्यों हो रहा है, सरकार इन किसानों पर इतनी सख्त क्यों है। किसानों से ये क्यों कहा जा रहा है कि ये कानून उनके लिए हर मायने में बेहतर है। किसान चाहता है कि ये जड़ा बिल है जो कि किसान मारू बिल है, मोदी सरकार के ਵੱਲੋਂ लागू किया गया है, ये बिल वापस होना चाहिए है। जिन्ना चिर ये बिल वापस नहीं होंदा उन्ना चिर किसान इत्थे डटे रहणगे। जो MSP है सरकार दा वो बंद हो गया तो किसानां दी फसल बिकनी नहीं, किसी भी रेट पर नहीं बिकनी। वहीं अगर अर्थशास्त्रियों की माने तो भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार की काफी ज्यादा जरूरत है। बिचौलिए अनाज की कीमत तय करते हैं और सप्लाई चेन को काफी धीमा कर देते हैं। इससे काफी अनाज खराब हो जाता है। इसके अलावा ज्यादातर किसान कुछ एकड़ जमीन पर ही खेती करता है और ज्यादा आधुनिक मशीन अफोर्ड नहीं कर सकता। यही वजह है कि हम विकसित देशों की तुलना में कृषि के क्षेत्र में भी पिछड़ रहे हैं। लेकिन करोड़ों किसान नाराज हैं। उन्हें लगता है कि नया कानून बड़ी कंपनियों को कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा फायदा पहुंचाने का काम करेगा। इससे धीरे धीरे उन बड़ी कंपनियों की मोनोपोली हो जाएगी और फिर अनाज का भाव वो कंपनियां ही तय करेंगी। आज मोदी जी हमें गुलाम बनाना चाहते हैं इतनी कंपनियां लाकर, तो हमारी फिर कहीं लड़ाई ये नहीं रह जाएगी कि हम ज़मीन की जायदाद की, हमारी लड़ाई सिर्फ रोटी की रह जाएगी। ना बच्चा बूढ़े को पहचानेगा, ना बूढ़ा बच्चे को पहचानेगा। APMC बाईपास कानून में सरकार कह रही है कि वो किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के जरिए अब APMC मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंची दामों पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए APMC मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वो किसानों की उपज खरीद और बेच सकते हैं। चीनी मिलें जब सरकारी थी तब हमारे लिए कुछ और था, और जो ही प्राइवेट निजी मिल हुए तो उन्होंने हमें इतना लालच से दिए कि उन्होंने जो क्रेशर थे, जो कोल्लू थे, वो बंद करा दिए। उन लालचों के आगे हम जो है क्रेशर पे, कोल्लू पे जाना बंद कर दिया और प्राइवेट चीनी मिलों को गन्ना जाना शुरू हो गया। सरकारी मिलों का गन्ना भी प्राइवेट मिलों की तरफ झुकना शुरू हो गया। लेकिन बाद में उन्होंने जब क्रेशर, कोल्लू सब बंद कर दिए तो तब उन्होंने अपना प्रभाव बनाए के और हमें इस तरह से लूटना शुरू कर दिया कि उन्हीं की मर्जी का तो बीज हो गया, उन्हीं की मर्जी का जो है गन्ना बुआई हो गई, उन्हीं की मर्जी से मिल चलाना हो गया और उन्हीं की मर्जी पे पेमेंट हो गया और उन्हीं की मर्जी का भाव भी हो गया, जो आज आप सब देख रहे हैं। आज मान लीजिए 4 क्विंटल बाजरा बोलता है लेंगे और किले में होता है 8-12 क्विंटल, तो बाकी अपने घर में जमा करेगा। अब तक तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा?
जब किसान को अपनी इनकम भी पूरी नहीं होगी तो कहाँ जाएगा? यही खुली छूट आने वाले वक्त में एपीएमसी मंडियों की प्रासंगिकता को समाप्त कर देंगी, यानी कि उनकी वैल्यू को खत्म कर देंगी। एपीएमसी मंडियों के बाहर नए बाजार पर पाबंदियां नहीं है और ना ही कोई निगरानी। सरकार को अब बाजार में कारोबारियों के लेन देन, कीमत और खरीद की मात्रा की जानकारी नहीं होगी। इससे खुद सरकार का नुकसान है कि वो बाजार में दखल करने के लिए कभी भी जरूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगी। किसानों और आढ़तियों का कहना है कि इस कानून से एक बाजार की परिकल्पना भी झूठी बताई जा रही है। ये कानून तो दो बाजारों की परिकल्पना को जन्म देगा, एक एपीएमसी बाजार और दूसरा खुला बाजार। दोनों के अपने नियम होंगे। खुला बाजार टैक्स के दायरे से बाहर होगा। सरकार इस कानून में अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, जिससे राज्य सरकारों को मंडियों के रजिस्ट्रेशन की पावर मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्राइवेट मंडियों से कर तय करने का फैसला भी राज्य सरकारों का होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून कहता है कि फसल बोने से पहले ही व्यापारी किसान से फसल का दाम तय कर लेगा। ऐसे में फसल की कटाई के वक्त उस फसल की क्या कीमत है ये बात मायने नहीं रखती, क्योंकि फसल की बुआई से पहले ही उसकी असली कीमत तय हो चुकी है। सरकार कहती है कि इस कानून से किसानों को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि फसल की कीमत कटाई के वक्त अगर कम भी हो जाती है तो किसान को इससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन कृषि अर्थशास्त्री मानते हैं कि देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हालत ठीक नहीं है। किसानों के साथ एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया जाता है, उन्हें भुगतान देरी से मिलता है, यहाँ तक कि उनकी फसलों को गुणवत्ता के आधार पर रिजेक्ट भी किया जाता है। लेकिन कंपनियां तो उसके संग जो लिखत पढ़त करेंगी ना कि तुझे हमारे को इस रेट में देना पड़ेगा। अगर कंपनी ने उसे बोल दिया कि 10 रुपये किलो तेरे को हमारे को प्याज देनी पड़ेगी, अगर महंगी है तो किसान अगर वो क्या करेगा, मंडी भी नहीं आ सकता क्योंकि वो साइन कर चुका होगा। और कल को अगर प्याज सस्ती होती है 5 रुपये किलो मंडी में हो जाएगी, वो किसान जब उसके दरवाजे पे लेके जाएगा तो कहेंगे तेरे ये साइज नहीं चलेगा, तेरे माल में ये कमी है, तेरा साइज नहीं चलेगा ये वाला माल। किसानों को ये भी लगता है कि बड़े व्यापारी उनकी जमीनों को हथिया लेंगे। इसी वजह से किसान इस कानून के भी खिलाफ हैं। सरकार ने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि ऐसा करना नामुमकिन है। इस कानून में किसानों को प्रोटेक्ट किया गया है। सरकार ने कहा कि किसान की जमीन को ट्रांसफर, सेल, लीज और मॉर्गेज करने का कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता। फूड होर्डिंग लॉ भी ऐसा कानून है जिसे बड़े व्यापारियों को फायदा देने वाला कानून माना जा रहा है। ये कानून कृषि से संबंधित जमाखोरी की सीमा को खत्म कर देगा, जिससे बड़े व्यापारी आसानी से कालाबाजारी कर सकते हैं। जमाखोरी वाली जो बात कह रहे हैं कि अगर ये कानून लागू हो जाता है तो जमाखोरी की जो छूट है वो पूरी ओपन हो जाएगी। हाँ, जमाखोरी तो बढ़ेगी। अभी तो सीमित है जमाखोरी, जब इतने इससे ज़्यादा जो रखता है उसको सजा होएगी, कानून लागू होगा। तो उन पे तो कोई कानून नहीं, जितना मर्जी रख दे। अभी प्याज का क्या रेट है? जब जिम्मेदार का प्याज होता है तो 2 रुपए किलो नहीं लेते, तो अभी 50 रुपए बेच रहे हैं। ये सारी जमाखोरी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हालांकि एमएसपी के बारे में इन तीनों कानूनों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा है। ये सिर्फ 23 फसलों पर ही लागू है, जबकि सच्चाई ये है कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान को ही मुख्य रूप से एमएसपी पर लिया जाता है। किसानों को लगता है कि इन तीनों कानूनों के साथ सरकार एमएसपी के करंट पैटर्न को बदल देगी। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि किसान सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि सरकार एमएसपी को ख़त्म करके एपीएमसी बाईपास कानून की मदद से मंडियों को भी ख़त्म कर देगी। अब किसान सरकार से ये चाहते हैं कि इन तीनों बिलों को वो वापस ले और एमएसपी को किसानों का मूल अधिकार घोषित करे। इस तरह का एक प्रस्ताव पंजाब असेंबली में पास भी हुआ है, लेकिन अभी उसे राष्ट्रपति की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। इसी मांग को साल 2018 में भी उठाया गया था। देश भर से किसान इकट्ठा हुए थे और उन्होंने मुंबई में एक मार्च निकाला था। अगस्त 2018 में पहली बार इसी तरह का एक प्राइवेट मेंबर बिल सांसद राजू शेट्टी लाए थे, लेकिन उस बिल पर चर्चा नहीं हुई थी। किसानों के मुताबिक लागत का 1.5 गुना निश्चित किया जाना चाहिए, यानी कि लागत प्लस 50%। और 2007 में किसानों के लिए गठित स्वामीनाथन कमेटी ने भी यही सिफारिश भी की थी। अगर सरकार को किसानों का भला करना है तो वह स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार हमारा एमएसपी तय करे, हमारी आय बढ़ाने की कोशिश करे। उससे हमारी औसत आय भी बढ़ेगी। पूरे किसान की, सबकी 6,000 रुपये औसत आय है महीने की पूरे भारत में। क्या 6,000 रुपये में कुछ हो सकता है? स्वामीनाथन के अनुसार वैसे ही है कि आप उसको थोड़ा फ़ायदा भी दो। जैसे उसका 100 रुपये उसकी लागत आई है तो आप उसको 125 रुपये दो, तभी जाके उसकी आमदन भी निकलेगी और उसका कुछ फ़ायदा भी होगा। 2014 से पहले बीजेपी ने भी ये वादा किया था कि पावर में आने के बाद इन सिफारिशों पर अमल किया जाएगा।
2018 में बीजेपी ने ये भी कहा था कि हमने अपना वादा पूरा किया। अब सरकार कहती है कि वो लिखित आश्वासन देने को तैयार है, लेकिन उसमें क्या क्या लिखा होगा ये बात अभी तक तय नहीं है। इसके अलावा स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी देने वाली बात भी सरकार ने नहीं कही है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये नए बिल में पहले ही मौजूद है। किसान मूल्य संवर्धन और सुरक्षा समझौता कानून एवं फार्म सर्विस एक्ट में कीमत की गारंटी के बारे में लिखा हुआ है और वही एमएसपी है। साल 2019-20 के आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि अनाज के उत्पादन में जिन 5 राज्यों ने सबसे ज्यादा उत्पादन किया है वो उत्तर प्रदेश 55 लाख टन, मध्य प्रदेश 33 लाख टन, पंजाब 30 लाख टन, राजस्थान 23 लाख टन, हरियाणा 18 लाख टन। अब सरकार कहती है कि एमएसपी के मामले में एनडीए सरकार ने यूपीए से बेहतर काम किया है। 2013 से 2020 के दौरान धान की एमएसपी में 568 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है, तो वहीं गेहूं की एमएसपी में 575 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार का ये भी दावा है कि यूपीए 2 की तुलना में उनकी सरकार ने सीधे किसानों से 250% ज्यादा धान खरीदा है, जिसकी कीमत 5 लाख करोड़ है। लेकिन एफसीआई की नजर बिचौलियों या आड़तियों और किसानों के लेन देन पर ही रहती है। आड़तियों को हर लेन देन पर 2.5% की कमीशन मिलती है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि केवल पंजाब में सिर्फ गेहूं और धान की फसल से ही इन आड़तियों ने लगभग 3,330 करोड़ रुपए कमाए। राज्य में इनकी यूनियन इतनी ज्यादा मजबूत है कि किसान इनसे बच नहीं पाते। किसानों को एमएसपी का महज 30% ही आड़तियों के द्वारा दिया जाता है। लगभग 60 किसान यूनियन इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच अभी भी बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेता ये कहते हैं कि सरकार को एक मजबूत प्रस्ताव उनके सामने रखना चाहिए। अब किसानों का ये आंदोलन कब खत्म होगा और सरकार इनकी मांगों पर कब तक विचार करेगी, इस सवाल के जवाब का इंतजार सभी को है।